हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो यार आज ना हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक घर खरीद रहे हो तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट होने वाले हैं, और अगर आप एक घर ना खरीद के उसमें रेंट में रह रहे हो और फिर सारी आपकी जो सेविंग्स होएगी उसको आप एक इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हो तो उसमें आपको क्या बेनिफिट रहेगा लॉन्ग टर्म में। तो इसके हमने बेसिकली 3 केसेस बनाए हैं। एक केस तो है कि आपने एक घर बाय किया, उसमें क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। सेकंड केस है कि आप रेंट पे ले रहे हो और उसी घर में रह रहे हो 20 ईयर्स के स्पैन में, तो आपको क्या उसमें रिटर्न्स मिलेंगे या एंड ऑफ द डे आपके पास क्या होगा। और तीसरा केस हमने रखा है जिसमें आप हर 5 साल बाद घर चेंज कर रहे हो और 20 ईयर्स का स्पैन आपने ऐसे स्पेंड करा, तो उस केस में आपके पास क्या बचेगा। तो ये तीनों केसेस लेकर चल रहे हैं और इनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस एक्सेल के थ्रू। इसमें हम अपना डेटा फिल करेंगे और अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटपुट्स आ जाएंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ बता दूं आपको कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम एज अ अननोन लेके चल रहे हैं या फिर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, जो कि चेंज हो सकती हैं टाइम टू टाइम, लोकेशन टू लोकेशन। और उन चीज़ों का मतलब आप अपने हिसाब से ध्यान रख सकते हो, फिल कर सकते हो डेटा और मॉडिफाई कर सकते हो इस फाइल को। आई विल अटैच द लिंक फॉर दिस फाइल इन दिस वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से इसको पिक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बाय का केस लेकर चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि क्या कर रहे हैं इसमें हम सबसे पहला जो है 4th रो में हम अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं कि 1 करोड़ का हम एक घर खरीद रहे हैं। तो इट्स की हमने 20 लाख की डाउन पेमेंट करी है, 20 लाख तक की हम डाउन पेमेंट कर सकते हैं और हमने वो करी है। तो 80 लाख बच गया जिसका हम लोन लेने वाले हैं। तो 80 लाख का जो हम लोन ले रहे हैं उस पर हमने इंटरेस्ट रेट मान लिया 9.075%। जैसे कि आपको पता है कि जो होम लोन्स हैं वो वेरी कर रहे हैं इस वक्त 8.5 से लेकर 9.65 के अराउंड। तो इवन कुछ और बैंक्स हैं जैसे कैनरा बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया जो थोड़े और कम इंटरेस्ट रेट्स पे ब्याज पे होम लोन्स दे रहे हैं, अराउंड 8.25 8.15। तो वो भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन ये हमने एवरेज केस लिया है कि 8.5 से लेकर 9.65 के बीच में। तो ये केस बनता है 9.075। तो ये इंटरेस्ट रेट पे हमने लोन ले लिया 80 लाख का। हमने ड्यूरेशन रखी अपनी 20 ईयर्स के लिए लोन ले लिया। और हम अपने हाउस की एप्रिसिएशन रख रहे हैं 10% कि हर साल वो 10% की एप्रिसिएशन हमें देगा। अब यहाँ पे हाउस लेने का मतलब ये भी है कि आप एक फ्लैट ले रहे हो, आप एक आप एक बिल्डिंग ले रहे हो जो आप एक बिल्डिंग ले रहे हो विद लैंड, तो वो भी एक फैक्टर है जो आपको कंसिडर करके चलना है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है, ये 10% का एप्रिसिएशन हमने ले लिया। इसके हिसाब से हमारी EMI बनती है 72,364। और इसमें हम आगे की कैलकुलेशंस पहले नीचे देखते हैं कि क्या डिटेल्स बनती हैं पर ईयर के हिसाब से। तो जैसे ही पहला साल आएगा हम अपनी EMI पे करनी शुरू करेंगे 72,000 पर मंथ की, राइट। तो इसमें हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट पे होगा वो होगा 11,864 और बाकी का जो पे होगा वो हमारा इंटरेस्ट पे होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोन का बैलेंस कितना बचेगा और उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना मतलब पे हुआ है और इंटरेस्ट कितना बचा है। तो ये कम होता जाएगा इंटरेस्ट कम होता जाएगा क्योंकि जैसे जैसे हम पे करते जाएंगे वैसे वैसे इंटरेस्ट की वैल्यू कम होती जाएगी और इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये हमें बताता है कि कितने % प्रिंसिपल हमने पे कर दिया। हमने 80 लाख लिया था, 80 लाख इज अ प्रिंसिपल, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट के कॉलम में जाएगा। तो इंटरेस्ट कम होता जाएगा जैसे जैसे हम पेमेंट्स अपनी करते जाएंगे और प्रिंसिपल हमारा चुकता होता जाएगा जैसे जैसे ये हम अपनी EMIs भरते जाएंगे, तो ये परसेंटेज कंप्लीट होता जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये बने हुए हैं यहाँ पे, और इनके हिसाब से हमने यहाँ पे EMIs दे रहे हैं। तो आप देखोगे इन दी एंड, सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, जब ये पूरा हमने मतलब 240 महीनों की EMIs पे करेंगे तो इसका जो टोटल होएगा वो टोटल है 1,73,67,458। तो हमने ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ रुपए भर दिए इस पर्टिकुलर लोन के लिए। ये अभी घर की वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ लोन की वैल्यू है जो हमने 80 लाख का लोन लिया उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट लगा करके टोटल बैंक को इतना पे कर दिया 1,73,67,458।
67,458 रुपीज़। इससे हमारा लोन क्लियर हो गया। उसके ऊपर हमने 20 लाख का डाउन पेमेंट किया था, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी, राइट। टोटल कॉस्ट हमारे घर की जो हो गई 1,93,67,458 रुपीज़। अब इसके बाद तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमने एज अ मिसलेनियस एक्सपेंसेस लेकर चले हैं। सबसे पहला है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स तो चलो देना ही है हमें, चाहे आप फ्लैट में रह रहे हो, चाहे आप उसमें रह रहे हो, घर में रह रहे हो, है ना। तो 5% का इंक्रीमेंट के साथ 50,000 पर ईयर, तो 16,53,298 रुपीज़ आपका 20 साल का प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। उसके बाद सोसाइटी मेंटेनेंस। अब ये जो है ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है कि जैसे मान लो आपने एक घर लिया है विद लैंड, राइट, तो उसमें आपको कोई सोसाइटी को टैक्स नहीं देना होता, उसमें आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देनी होती सोसाइटी की, राइट। तो उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स जाता है, तो वो 16,53,000 का जो आपका ये एक्सपेंस है ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम आइडियल केस लेके चलते हैं कि आपने किसी सोसाइटी में ही घर लिया है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में मोस्टली आपको सोसाइटीज़ में ही घर मिलेंगे जो 1 करोड़ के बजट में होंगे। 1 करोड़ से ऊपर के बजट में तो फिर आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल लैंड विद हाउस भी ले सकते हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो हम एक आइडियल मिडिल क्लास बंदे का लेके चलते हैं केस कि उसने एक फ्लैट लिया है 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए का। उसके बाद आ जाती है हाउस की मेंटेनेंस, 10,000 रुपये पर ईयर 5% इंक्रीमेंट के साथ, 3,30,000 रुपये ये हो गए आपके 20 साल के। तो 10,000 में जैसे कोई बल्ब टूट गया, कोई नल लीक हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो वो ये जाता है आपका हाउस मेंटेनेंस में। सोसाइटी मेंटेनेंस में बेसिकली होता है कि आपका जो माली होगा, आपका जो कॉमन गार्डन होगा या फिर पार्क होगा, उसको मेंटेन करना। सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे आपके सोसाइटी में, वो उनकी सैलरीज, तो उन सब का खर्चा जो हो जाता है वो सोसाइटी मेंटेनेंस में आता है। ऊपर से कोई भी सोसाइटी मिलके अपना कोई इवेंट कर रही है ना, 100 त्यौहार आते हैं हमारे इंडिया में, तो उन सबको भी लेकर के जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सोसाइटी मेंटेनेंस में निकल जाते हैं, अनटिल अनलेस कि किसी की तरफ से कोई और डोनेशन मांगी जाती है कई बार कि हाँ कुछ हट के इवेंट करना हो, कुछ बड़ा इवेंट करना हो, तो वो एक्स्ट्रा डोनेशंस मांगी जाती हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। तो ये हो जाते हैं हमारा एसोसिएटेड एक्सपेंसेस टू आवर हाउस। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं हमारे इस वाले कॉलम में। तो यहाँ पे हमें निकल के आएगी एग्जैक्ट डिटेल कि हमने क्या लगाया और क्या हमने रिटर्न में मिला। तो सबसे पहले हम चलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस। टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस में क्या था, हमने 1,93,67,458 रुपीज़ तो हमने अपने घर पे लगा दिए, मतलब 20 लाख की डाउन पेमेंट और 1,73,67,458 रुपीज़ बैंक का कर्जा चुका दिया। अब उसके ऊपर हमें अपने ऐड करने हैं ये वाले एक्सपेंसेस जो कि है 36,37,255। तो ये ऐड ऑन करके हो जाता है हमारा 2,30,04,713 रुपये। अब ये है हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस। अब इसमें हमने क्या कहा कि हमारे पास जो हमारा जो घर है बेसिकली, राइट, हमने घर लिया था 1 करोड़ रुपए का, राइट। 1 करोड़ रुपए का जब हमने घर लिया और उस घर को अगर हम 10% एप्रिसिएशन पे देखते हैं 20 ईयर्स के लिए, तो उसकी लास्ट अमाउंट जो मिलती है हमें वो मिलती है 6,11,59,090 रुपये। और वो यहाँ पे हमारी वैल्यू ऑफ द हाउस आ जाती है आफ्टर 20 ईयर्स। तो नेट गेन होता है इसमें से हम अगर हमारी कॉस्ट माइनस कर दें तो 3,54,54,377 रुपये, विच इज़ 166% 20 सालों में। और अगर आप एवरेज निकालो तो 8% के आसपास बैठेगी, 8 पॉइंट समथिंग, राइट, 8.3 टू बी प्रिसाइज। तो ये आपकी 8.3% की बैठेगी आपकी गेन, इसमें जो होगा हमारा लास्ट नेट गेन। तो ये हो गया 3,81,00,000। तो ये तो केस बनता है अगर आप एक घर खरीद रहे हो आज की डेट में और उसको 20 साल के लिए प्लान कर रहे हो। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने शुरू में भी कहा कि जैसे कि आपकी सैलरी क्या है, आपकी लोकेशन क्या है ना, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो हम इसमें कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, अननोन लेके चल रहे हैं। तो इस शीट में आप अपने हिसाब से डेटा फिल करके चीज़ों को मॉडिफाई करके अपना एक रिज़ल्ट निकाल सकते हो, एस्टिमेटेड रिज़ल्ट आई वुड से, जो कि अप्रोक्सीमेट होगा, जो कि 100% जेन्युइन नहीं होगा। आप
बिल्कुल उसके ऊपर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बीच में मान लीजिए आपकी जॉब चली गई, आपको ब्रेक लेना पड़ा, आप पेमेंट्स नहीं कर पाए, उसकी EMI फिर आप कैसे वो करोगे, तो 100 चीज़ें हो सकती हैं होने को, लेकिन उन चीज़ों को अभी के लिए हम कंसिडरेशन में लेकर नहीं चलते हैं। हम एक आइडियल केस लेके चलते हैं कि अगर आप एक घर बाय कर रहे हो तो क्या केस बनेगा, उसी घर को रेंट कर रहे हो तो क्या केस बनेगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस है बाय का, जिसके अंदर हमने कंक्लूड करा कि आपको 3,81,54,377 रुपये का गेन होगा अगर आज आप 1 करोड़ का एक घर खरीदते हो और 20 साल बाद आप उसको सेल करने चाहते हो, तो उसकी ये वैल्यू निकल के आएगी। उसकी ये वैल्यू निकल जाएगी 6 करोड़ 11 लाख, और 3 करोड़ 81 लाख आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तो केस है हमारा बाय का, राइट। और 20 साल में जैसा कि मैंने बोला कि एक अपार्टमेंट अगर आप लेते हो तो ये भी नहीं पता कि वो बिल्डिंग कब तक रहेगी, राइट, क्योंकि फ्लैट्स का तो बहुत अनसर्टेनिटी रहती है कि 20 साल तक कोई स्टे ना आ जाए, कोई किसी और तरह का कोई इशू ना आ जाए, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो सारे फैक्टर्स हमने एक बार साइड कर दिए, सिर्फ इस पर लेके चल रहे हैं। और ये मैंने जो 10% हाउस एप्रिसिएशन ली है, ये भी मैं आपको बताऊंगा मैंने किस बिहाफ पे ली है, और मेरे पास क्या ऐसे आर्टिकल्स मैंने रीड करे जिनके बिहाफ पे 10% मैंने मिनिमम ली है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो एक बार रेंट की शीट पे चलते हैं और यहाँ पे हम कैलकुलेशंस देखते हैं कि क्या कैलकुलेशंस बैठती हैं। तो हमने बोला कि हम 30,000 रुपये रेंट पे आज एक घर ले रहे हैं, जिसकी 10% एनुअली रेंट इंक्रीमेंट है, और 1,20,000 में हमने डिपॉजिट करा, ब्रोकेज दी और अदर एक्सपेंसेस है। तो जैसा कि आपको पता है मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है कि 30,000 रुपये आपका रेंट होता है, 30,000 रुपये आप ब्रोकेज देते हो, 1 मंथ का रेंट ही लेते हैं वो ब्रोकेज, और 2 मंथ का आपसे डिपॉजिट मिनिमम ही है। ये तो मतलब मैं NCR में रहा हूँ तो उस बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है बेंगलोर, हैदराबाद इसमें और भी ज़्यादा हो। बेंगलोर में तो मैंने सुना है कि 12 मंथ तक का डिपॉजिट लेते हैं, लेकिन हम एक नॉर्मल केस लेके चलते हैं। तो 2 महीने का आपने डिपॉजिट दिया, तो टोटल आपका हो गया 1,20,000 रुपये, ठीक है जी। तो ये आपने पे कर दिया। अब हमारे पास टोटल डाउन पेमेंट के लिए कितना पैसा था, 20 लाख रुपए। तो 20 लाख में से जब हम 1,20,000 रुपये हम टोटल दे देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 18,80,000 रुपये। अब इनको हम कर देंगे डायरेक्टली इन्वेस्ट। डायरेक्टली मान लो आपने इन्वेस्ट करा FD में इन्वेस्ट करा, या फिर आपने इन्वेस्ट करा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। तो इसका एवरेज रिटर्न मैंने मान लिया कि 9% हम लेके आ रहे हैं। 8% का रिटर्न FD पे आपको येस बैंक आज के टाइम पे दे रहा है। तो आने वाले टाइम में लेट्स से 9% का आप रिटर्न निकाल रहे हो, क्योंकि अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो 9% का एवरेज हमने ले लिया। अब EMI की अमाउंट हम कितनी पे कर रहे थे बाय के टाइम पे, 72,364, राइट। तो अगर इसमें से हम अपना रेंट माइनस कर दें तो हमारे पास बेस कॉस्ट आ जाएगी जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 42,364 रुपीज़ हमारे पास मंथली इन्वेस्ट करने को है, कंपेयरिंग टू बाइंग अ हाउस, एंड हेयर वी आर रेंटिंग अ हाउस। और ये भी 20 साल के लिए लेके चलते हैं इसको। तो टोटल जो हम रेंट पे करेंगे वो कितना पे करेंगे हम, तो आप मान लीजिए आप 30,000 पे कर रहे हो, पहले साल आपने 30,000 पे करा, उसके बाद आपने सेकेंड ईयर 10% के इंक्रीमेंट पे करा, करते करते ऐसे ही आपको 20 साल हो गए, आप एक ही प्रॉपर्टी पे रह रहे हो और आपने 20 साल 10% के इंक्रीमेंट पे रेंट पे करा। तो ये आपका रेंट हो गया 2,04,35,523 रुपये, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया कि हमने टोटल रेंट इतना पे करा। अब यही चीज़ इन्वेस्टमेंट में देख लेते हैं, हम माइनस करते गए, उसी में से मेन जो हमारी EMI थी 72,000 रुपये समथिंग, उसमें से हम अपना रेंट माइनस करते गए, तो हमारे पास इतना पैसा बचता गया इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लेके चले तो ये यहाँ पे हमारा ज़ीरो होगा। यहाँ पे हमारा रेंट जो है वो हमारी EMI की कॉस्ट से ज़्यादा हो गया, जो हम वहाँ पे EMI भर रहे थे एक घर को बाय करने के लिए, राइट। तो इसका हम टोटल देख लेते हैं कि कितना हम इन्वेस्ट कर पाए। टोटल हम जो इन्वेस्ट कर पाए दैट इज़ 29,46,256 रुपये। इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर पाए। अब उसके बाद आ जाता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हमने करी इस पे रिटर्न 9% का हमने मान के चले हैं कि 9% का ही इस पे आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये कितना बन गया इन दी एंड। तो टोटल ये 20 साल बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1,32,00,00
77,000 रुपये। और जो हमने लमसम अपना ऐड करा था 18,80,000 रुपये का, उसका हमें मिलेगा 1,05,36,000 रुपये। तो अगर मैं टोटल वैल्यू देखूँ अपनी इन्वेस्टमेंट की इन दोनों को सम करके, तो मेरे पास मिलेंगे मुझे 2,38,13,468 रुपये। और अगर इसको मैं माइनस कर दूं मैंने जो रेंट पे करा है टोटल 20 साल के स्पैन में, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास बचेंगे सिर्फ 33,77,945 रुपये। तो आप देख सकते हो कि एक घर को रेंट करना, अगर आप सेम घर में रह रहे हो कुछ कंडीशंस के साथ, और एक घर को बाय कर रहे हो, तो दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। अब हम तीसरे केस की तरफ चलते हैं, जहां पे हमने क्या करा है कि हमने रेंट को 5-5 साल के स्पैन में बांट दिया, राइट। कि आप क्या कर रहे हो कि 5 साल एक घर में रह रहे हो, फिर आपने शिफ्ट कर लिया, 5 साल दूसरे घर में रह रहे हो, फिर तीसरे में, फिर चौथे घर में, और हर घर में आप डिपॉजिट और वो सब दे रहे हो, और हर घर में आपको एक अमाउंट ऑफ रेंट पे करना है, राइट। और ये मैंने इंक्रीमेंट ऑर्डर में इसलिए लिया है ताकि, क्योंकि देखो जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे चलती है हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है। डेफिनेटली मैं एक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव पे लेके चल रहा हूँ कि आप एक अपर क्लास मिडिल के बंदे हो, अच्छी खासी सैलरी है आपकी 1-1.25 लाख रुपए, और आप उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो कि आपको घर लेना है एक मेट्रो सिटी में। तो उस बिहाफ पे कि आपने स्टार्टिंग में 30,000 रेंट पे करना शुरू करा, लेकिन 5 साल बाद जब आपका रेंट बहुत ज़्यादा हो गया तो आपने सोचा कि स्विच कर लेते हैं, तो आपने 40,000 में एक डिसेंट प्रॉपर्टी देख ली। सिमिलरली फिर और आगे बढ़े आपने फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स में देखा 45,000 में ली, और लास्ट 5 ईयर्स में आपने 50,000 पर मंथ की प्रॉपर्टी रेंट पे ली। उस हिसाब से हम चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि 30,000 रुपये पे हमने रेंट पे घर लिया, 10% एनुअल इंक्रीमेंट ऑन द सेम, और 1,20,000 वही सेम डिपॉजिट, ब्रोकेज, इसमें हमने सेम 1 मंथ की ब्रोकेज, 2 मंथ्स का डिपॉजिट लिया है, और अदर एक्सपेंसेस में कुछ नहीं रखा। लेकिन अदर एक्सपेंसेस में मैं ये लेके चल रहा हूँ कि ब्रोकरेज थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। जब हम कोई भी घर लेते हैं तो वो 1 मंथ की ब्रोकेज मांगते हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लेते हैं, तो उससे हमारे अदर एक्सपेंसेस कंपनशिएट हो जाएंगे उससे, राइट। उसके बाद लमसम अमाउंट हमारा सेम रहेगा 18,80,000, लेकिन वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो वो आगे वाले 5 साल में नहीं होगी। उस पर जो रिटर्न आएगा वो डायरेक्टली आएगा हमारे पास, राइट। तो उसके बाद हमने क्या कहा है, रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट वही 9% हम लेके चले हैं। हमारी EMI की कॉस्ट क्या थी, 72,364, जो कि हम पे कर रहे थे जब हम घर खरीद रहे थे, राइट, बाय के टाइम पे। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं हम। इसमें से अगर हम हमारा 30,000 माइनस कर दें तो हमारे पास बचते हैं 42,364 रुपये टू इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास इतने पैसे बचते हैं। तो हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो पहले 5 साल में ये रहा हमारा लास्ट मंथ, 60th मंथ, तो यहाँ तक हमने 43,923 रुपये पे करा। और अगर इसको हम देखें तो टोटल हमने 21,97,000 रेंट पे करा, राइट। और इसमें जो हमने अमाउंट जो हमारा था इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो हमारे पास बचा 21,44,000 हमने इन्वेस्ट कर दिया। और जो हमारे पहले 5 साल बाद हमारी जो वैल्यू थी हमारी इन्वेस्टमेंट की, वो बन गई 27,61,997 रुपये। तो जो हमने इन्वेस्ट करा उसकी ये अमाउंट बन गई पहले 5 साल में। अब अगले साल हमने क्या कहा, 6वें साल की, नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं जिसमें हमने डिसेंट सी प्रॉपर्टी देखी 40,000 रुपीज़ में। उसमें भी सेम चीज़ की 2 महीने की डिपॉजिट, 1 महीने का ब्रोकरेज, और ये सब लगा के हम आगे बढ़ गए। तो 10th ईयर तक हमारा टाइम ऐसे पास हो जाएगा। और 10th ईयर तक आप देखोगे तो ये है हमारी इंक्रीमेंटल रेंट। तो लास्ट में हमने देखा कि 58,000 रुपये हम पे कर रहे हैं। हमने फिर से सोचा कि नहीं यार ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा कम कर दें, 45,000 की हमने एक और नई प्रॉपर्टी देखी। करते करते हम ऐसे ही चलते गए और लास्ट में हम सेटल हो गए 50,000 रुपीज़ वाली प्रॉपर्टी पे, जिसका एनुअली 10% रेंट इंक्रीज होता गया। और लास्ट में हमने पे करा 73,205 रुपये सॉरी। तो इसमें हमारे पास टोटल हमने रेंट पे करा कितना, 1,20,14,893 रुपये। और जो हमने इन्वेस्ट करा हमने 52,89,447 रुपीज़। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी ये वाली, इसका टोटल जो हमारे पास लास्ट में आएगा वो आएगा 1,00,00,000
82,68,226 रुपये। तो ये हमने पे करा, ये हमने इन्वेस्ट करा और इन्वेस्टमेंट का ये हमें रिटर्न मिला, राइट। और अब हमने जो 18,80,000 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट करी थी उस पे 20 साल बाद हमें 96,66,323 रुपीज़ मिले। तो इन सभी कैलकुलेशंस को अगर मैं समराइज़ करूं इस बॉक्स में, तो जो हमने टोटल रेंट पे करा वो करा हमने 1,20,14,000 रुपये। फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी हमने ये इन्वेस्ट करे थे इनकी वैल्यू बनी 1,82,00,000 रुपये। और जो लमसम हमने सब इन्वेस्ट करा था एफडी या जो भी उसमें, तो उसके हमें मिले 96,66,000। और टोटल वैल्यू जो होगी हमारी इन्वेस्टमेंट की इन दोनों को जोड़ के वो होगी 2,79,00,000, राइट। और नेट गेन अगर इसमें से हम माइनस कर दें जो हमने रेंट पे कर दिया तो वो हो गया हमारा 1,59,00,000, 1,59,19,656 रुपये। तो यहाँ से आप एक डिसीज़न ले सकते हो कि आपको एक घर रेंट पे लेना है और हर 5 साल बाद स्विच करना है, तो भी आपके पास अच्छी खासी अमाउंट बच जाएगी। एक घर लेना है, उसको रेंट करना है 20 साल के लिए, तो फिर आप थोड़ा देख सकते हो कि इतना आपको फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आप खुद की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो विथ सेम अमाउंट ऑफ EMIs एंड एवरीथिंग, तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो नेट गेन है वो बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से आपके पास एक एसेट बन जाएगा, आपका वो घर होगा, वो आपसे कोई नहीं ले पाएगा, कोई नहीं छीन पाएगा। आप कल को उसको मॉडिफाई करके मल्टी बिल्डिंग स्टोरी भी बना सकते हो अगर आपके पास अप्रूवल आ जाता है तो। लेकिन यहाँ पे अपार्टमेंट की बात हो रही है, तो अपार्टमेंट के केस में आप ऐसा तो नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली उसकी एप्रिसिएशन को आप इंजॉय कर सकते हो। लेट्स से अगर आप सेल करते हो उसको इन फ्यूचर, तो 3,81,00,000 रुपये आपके पास बचेंगे फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द हाउस। So that's the high level analysis of buying a house or renting a house, और कैसी आपकी लाइफ हो सकती है आने वाले टाइम में। You can use this sheet, I will put it in the description। और मैंने जैसा कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको मैं लेकर नहीं चला हूँ, लेकिन आप इसमें ऐड ऑन और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और आप एक प्लान बना सकते हो कि आपको क्या फॉलो करना है, रेंटल लाइफस्टाइल और owning a house kind of lifestyle। So that's all for this video. Thank you. We'll see you in the next one.